ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों के बाद तेहरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में जवाबी हमले। अबनाए हुर्मुज़ फिर से बंदिश का शिकार और तेल की कीमतों में 3% से ज़ायद इजाफा। ईरान कहता है कि अमरीकियों ने मफाहमती याददाश्त की 14 शिकों को मस्क कर दिया है। साथ ही सदर ट्रंप के उस दावे को रद्द किया है कि ईरान अमरीका के साथ एक मुआहदे पर राज़ी हो गया है। ये सिलसिला कब तक चलेगा और क्या दुनिया को एक बार फिर एक बड़े तसादुम और पहले से ही बिगड़ती माशी सूरत हाल में मज़ीद धचकों का सामना करना पड़ेगा? मैं हूं खालिद करामत और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, बैंकॉक के एक बार में लगने वाली आग से कम से कम 27 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जनों अब तक लापता हैं। और इंस्टाग्राम के पब्लिक अकाउंट्स पर पोस्ट की गई तस्वीर और उनकी पहचान पर मबनी AI जनरेटेड इमेजेस बनाने का नया टूल जो लॉन्च होते ही बंद कर दिया गया है। आखिर क्यों? अमरीकी फ़ौज का कहना है कि उसने ईरान के ख़िलाफ़ हमलों का एक और सिलसिला मुकम्मल कर लिया है जो इतवार की रात शुरू हुआ था। ये एक हफ़्ते के दौरान चौथी बार ऐसा हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उन्होंने दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसका मकसद अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़ों पर ईरान के हमले जारी रखने की सलाहियत को कमज़ोर करना है। जवाब में ईरान का कहना है कि उसने उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया और ओमान में रडार सिस्टम पर हमला किया। ताज़ा अमरीकी हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब अबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल पर ईरान और अमरीका में कशमकश जारी है। अमरीका का कहना है कि उसने ये हमले ईरानी फ़ौज की तरफ से अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाए जाने के बाद किए हैं, जिसके बारे में ईरान का दावा था कि वो गैर मंजूर शुदा रास्ते इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान का दावा है कि अबनाए हुर्मुज़ अब अगले हुक्म तक बंद है, जबकि अमेरिका का कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात के साथ BBC न्यूज़ की नामानिगार बारबरा प्लेट अशर। अमरीकी जो कह रहे हैं कि वो अमान के साहिल के साथ वाले रास्ते से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की हिफाजत करने की पोजीशन में हैं। हम जानते हैं कि वो वहाँ एयर कवर फराहम कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये रास्ता दोनों तरफ की आमदोरफ्त के लिए खुला है। ताहम जिन जहाज़ों पर हमले हुए हैं वो बिल्कुल इसी रास्ते पर थे जो अमान के साहिल के साथ है, और ईरानियों ने कहा है कि हमने इस रास्ते की मंजूरी नहीं दी। ईरान का कहना है कि हम अबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने पर राजी हुए थे और इस दौरान आपको हमारे साहिल के साथ वाले रास्ते से आना चाहिए था, और उन्होंने अमरीकियों पर इल्जाम लगाया है कि वो बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के इंतजामात करने की ईरानी कोशिशों में रुकावट डाल रहे हैं। बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर नज़र रखने वाले डेटा के मुताबिक पीर की सुबह तेल की कीमतों में 3% से ज़्यादा इजाफा हुआ है, जबकि इतवार के रोज़ अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त 5 हफ्तों की सबसे निचली सतह पर आ गई है। अब मशरक़ वस्ता की एक और स्टोरी। अक़वाम मुत्तहिदा के कायम करदा एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल ने गज़ा में फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। कमीशन के मुताबिक ये इक़दामात जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी, इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम और जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं, और ये कि इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों में अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के दरमियान 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बच्चे हलाक हुए हैं। BBC ने इस हवाले से इसराइली हुकाम को एक सवालनामा भेजा, लेकिन अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने मुरलीधर की ज़ेर क़यादत बनने वाली रिपोर्ट को झूठ पर मबनी और जानिबदाराना करार दिया है। कमीशन के सरबराह और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जस्टिस S मुरलीधर ने BBC न्यूज़ उर्दू के नामानिगार जुगल पुरोहित से बात की। आपके हिसाब से सबसे ज़रूरी, सबसे चौंका देने वाली फाइंडिंग्स कौन सी हैं जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? ये स्पेसिफिक टारगेटिंग है ना, वो काफ़ी भयानक चीज़ है, क्योंकि दो तरह की टारगेटिंग, हाँ, दो तरह से होती है। एक है एयर स्ट्राइक्स, जो है ना इंटेंसिव एयर स्ट्राइक्स होता है कि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। तो 7 अक्टूबर 2023 से लेके 2 साल लगातार एयर स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग होती है। तो यदि एक रैशनल स्टेट होता और देखता है कि पहले ही 2 हफ्ते में ज़्यादातर बच्चे मर रहे हैं, तो इसको चेंज करेंगे ना, इस मेथड को, मगर करते नहीं, वो परसिस्ट करते हैं ना। दूसरा तरीका ये है कि वो क्वाडकॉप्टर्स, ड्रोन्स और स्नाइपर्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें वेपन्स प्री फिट होते हैं और थर्मल इमेजिंग कैमरास फिट होते हैं। तो
कोई रिमोट लोकेशन में इसराइली सोल्जर देख सकता है अपने स्क्रीन में कि ये जो टारगेट है ये बच्चा का है या एक अडल्ट का है, और वो जब बटन प्रेस करता है वो स्पेसिफिकली टारगेट करता है उस बच्चे के सिर पर और नेक पर। तो दिस इज अ वेरी, क्योंकि मैक्सिमम डैमेज हो सकता है यदि इन दोनों एरियाज में आप टारगेट करेंगे। तो जिस डॉक्टर से हमने बात की वो कहते हैं हमने ऐसे ट्रेंड कभी पहले नहीं देखा कि इतने सारे बच्चे लाते हैं जो प्रिसाइज बुलेट वुंड्स है हेड और नेक का, और बुलेट होल्स जो बॉडीज में देखते हैं वो क्यूब शेप्ड पैलेट्स होते हैं जो अंदर घुसते हुई ही स्प्रेड होता है और मैक्सिमम डैमेज करता है सारे ऑर्गन्स को। देखिए 10 दिन बच्चा को जो माँ की गोद में है, दूध पी रहा है, उस बच्चे को मारते हैं सिर के अंदर से क्वाडकॉप्टर यूज करके। क्या वो बच्चा भी दुश्मन है क्या? वो बच्चे नहीं, उसका क्या कसूर है? तो वी आर फाइंडिंग दिस टू बी इनएक्सप्लिकेबल। इसके अलावा ना बच्चे के जो एसेंशियल नीड्स हैं, नियोनेटल केयर, पैदा हुआ बच्चा को इंक्यूबेटर में लगाते हैं, ये नियोनेटल केयर फैसिलिटीज सारे डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। स्कूल्स जो है ना, पाठशाला कोई एक भी नहीं छोड़ा इन्होंने। 97% ऑफ द स्कूल्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। दिल्ली से ये इंटरव्यू कर रहे थे बीबीसी न्यूज़ के जुगल पुरोहित। थाई पुलिस बैंकॉक के एक पब में आतिशबाजी के वाक़े में मुमकिना लापरवाही की तहकीकात कर रही हैं। इतवार की रात चातुचक इलाके के पब में लगने वाली इस आग से कम से कम 27 अफराद हलाक हुए, दर्जनों ज़ख्मी, जिनमें कई की हालत नाजुक है। मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता हैं। थाईलैंड में बीबीसी के नामानिगार जोनाथन हेथ की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं रफ़ाकत अली। आग इतनी शदीद थी कि पब के दरवाजे से शोले बाहर निकलने लगे, जिसकी वजह से लोग अंदर ही फंस कर रह गए। जो लोग बचकर निकलने में कामयाब हुए उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके कपड़ों को आग लगी हुई थी। आग उस स्टेज के पास से शुरू हुई जहां एक बैंड परफॉर्म कर रहा था। मेरी सहेली जो स्टेज पर गा रही थी, उसने कहा कि उसने सबसे पहले जलने की बू महसूस की। फिर उन्होंने देखा कि छत पर आग लगी हुई है। अंदर से गिरने वाले मलबे की वजह से लोग जख्मी हुए। फायर फाइटर्स चंद ही मिनटों में मौके पे पहुंच गए और उन्हें आग बुझाने में सिर्फ 30 मिनट लगे। अंदर जाने पे उन्होंने देखा कि बहुत से मुतासरीन एक बाथरूम में मुर्दा हालत में पड़े थे, जहां उन्होंने पब के मेन दरवाजे से बाहर न निकल पाने के बाद पनाह ली थी। आज सुबह आपको उन हौलनाक मनाजर का अंदाजा भी नहीं होगा जो गुज़श्ता रात यहाँ देखे गए थे। सिवाय जलने की तेज बू और जले हुए फर्नीचर और मौसीकी के आलात के ढेर के अलावा कुछ नहीं बदला। हुकाम हमेशा की तरह एक बार फिर मुकम्मल तहकीकात का वादा कर रहे हैं। थाईलैंड के लोग कहेंगे कि हमारे साथ ऐसे वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, हमने ऐसे वादे पहले भी सुने हैं, लेकिन कोई ख़ास कार्रवाई नहीं देखी। थाईलैंड में पब में आग लगने का ये पहला मौलिक वाक़या नहीं है। पिछले हादसात से संगीन लापरवाहियाँ सामने आई थीं, जिनमें बंद दरवाजे, बिजली की ख़राब वायरिंग और छतों में जल्दी आग पकड़ने वाले मवाद का इस्तेमाल था। अभी ये कहना कब्ल अज़ वक्त है कि इस आग की वजह क्या बनी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस वाक़े से मुल्क के ख़राब हिफाजती रिकॉर्ड में कोई बेहतरी आएगी या नहीं। और अब एक नज़र डालते हैं दुनिया भर की बाकी खबरों पर। फ्रांस में हुकाम का कहना है कि पेरिस के जुनूब में इतवार को भड़क उठने वाली आग अब भी फैल रही है। फ्रांस इस साल शदीद गर्मी की तीसरी लहर की लपेट में है। हुकाम फॉन्टेनब्लू के जंगल में लगी इस आग को गैर मामूली करार दे रहे हैं। जंगल का तकरीबन 8 मुरब्बा किलोमीटर हिस्सा जल चुका है, जिससे सड़क और रेल की आमदोरफ्त मुतासर हुई है। साउथ कोरिया की एक अदालत ने साबिक सदर यून सुक यूल को सियासी एहतियात से मुताल्लिक़ कानून यानी पॉलिटिकल फंडिंग लॉ की खिलाफ वर्जी पर 2 बरस कैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने करार दिया कि उन्होंने सियासी हिमायत के बदले में $1,80,000 मालियत के रायनामा के जायज़े यानी ओपिनियन पोल्स मुफ्त में हासिल किए। मिस्टर यून ने फ़र्द जुर्म से इनकार किया। उन्हें इस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील का हक है। मैं हूँ खालिद करामत और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा।
पिछले साल अक्टूबर में जब गज़ा अमन मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हुआ था तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि जंग से पहले की ज़रई अराज़ी का सिर्फ 4% हिस्सा ही काबिल काश्त रह गया है, मगर 8 महीने गुजरने के बावजूद इसराइली अफवाज अब भी उस ज़रई ज़मीन के बड़े हिस्से पर काबिज़ हैं, जिसके बायस गज़ा के ज़्यादातर बाशिंदों का इन्हिसार इमदाद या बाज़ार में दस्तयाब महंगी अशिया पर है। लेकिन वस्ती गज़ा में कायम एक सीड बैंक लोगों को अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियात ख़ुद पूरी करने में मदद दे रहा है। थियो वाइट की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं उमर आफरीदी। 2 साल तवील जंग ने न सिर्फ गज़ा के बुनियादी ढांचे को तबाह किया है बल्कि उसकी खुराक पैदा करने की सलाहियत भी शदीद मुतासिर हुई है। खुराक की फराहमी गैर यकीनी है। एक तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और अगर कोई ख़रीदने की इस्तात रखता भी है तो अशिया की वैरायटी बहुत थोड़ी है। गज़ा के बहुत से शहरियों ने अपनी खुराक खुद उगाना शुरू कर दी है और बैनुल अक़वामी कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की माली मुआवनत से कायम एक छोटा सा सीड बैंक कुछ सिक्योरिटी फराहम कर रहा है। गजा की पट्टी मुहासरे में और मुकम्मल तौर पर बंद है। कुछ बीज तो तकरीबन नापैद हो गए थे, कुछ पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए हम उन्हें महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम खुद कफील हो गए हैं। मैं खुद पैदावार कर रहा हूँ। मैंने बीजों की चंद इकसाम को नापैद होने से बचा लिया है। सलामा मोहम्मद और उनकी बेटी हनादी ने 2017 में इस सीड बैंक की बुनियाद रखी थी ताकि मुकामी बीज ज़ख़ीरा करके किसानों को उनकी सप्लाई यकीनी बनाई जा सके। 2024 में जब इसराइली अफवाज पहुंची तो ये सीड बैंक तबाह हो गया। अब सलामा और हनादी ने एक खेमे से इसका दोबारा आगाज़ किया है। जंग ने गज़ा के बेशतर रहने वालों को अपनी खुराक खुद पैदा करने पर मजबूर कर दिया है। बेघर अफराद खैमों के बाहर और जिनके घर सलामत हैं वो घरों के अंदर या छतों पर सब्जियां उगा रहे हैं। गुज़श्ता 3 बरस की जंग में गज़ा के तकरीबन हर शहरी ने किसी न किसी शक्ल में काश्तकारी की है। उसकी वजह सब्जियों की ज़्यादा कीमतें और फराहमी में कमी थी। बरतानिया उन कई मुल्कों में शामिल है जिन्होंने गुज़श्ता माह कहा था कि गज़ा में पहुँचने वाली इमदाद मयार और मिकदार दोनों एतबार से नाकाफ़ी है। गज़ा में इमदाद की तरसील की ज़िम्मेदार इसराइली अथॉरिटी का कहना है कि गुज़श्ता साल हमास के साथ जंग बंदी के बाद उसने अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमा उसूलों से बढ़कर गज़ा में 4 गुना ज़्यादा खुराक जाने की इजाज़त दी है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का कहना है कि सूरत हाल अब भी तसल्ली बख्श नहीं। BBC ने वहाँ मौजूद तंजीम के तर्जुमान से मवासलाती राब्ते पर बात की। गज़ा में इस वक्त काश्तकारी इंतहाई मुश्किल है। काबिल काश्त ज़मीन बहुत कम रह गई है। दस्तयाब ज़मीन बार बार इस्तेमाल की वजह से ग़ज़ाइयत खो बैठी है। ज़मीन भी थक चुकी है और किसान भी। इसके अलावा उन चीज़ों की फराहमी पर पाबंदियाँ हैं जो गज़ा में ज़राअत को सहारा दे सकती हैं। न बीज आ सकते हैं, न खाद और न ही नई फसलों की अफजाइश के लिए नर्सरी की मट्टी। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद सलामा और हनादी की कोशिशें आहिस्ता आहिस्ता बराबर हो रही हैं और गज़ा के किसानों को फ़िलहाल कुछ मुतबादिल हाथ आ गया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा ने इमेज जनरेशन के लिए म्यूज़ नामी अपना AI टूल बड़ी धूमधाम से लॉन्च किया, लेकिन उसे अचानक बंद कर दिया है। मगर क्यों? इस पर बात करते हैं ट्रेंडिंग में। मेटा के टूल म्यूज़ में आप किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट जो पब्लिक हो उसे टैग करके उसकी तस्वीरों में रद्दबदल करके या उसकी बुनियाद पर नए इमेजेस बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। इस पर प्राइवेसी के हवाले से लोगों की तरफ से इतना सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया कि मेटा को ना सिर्फ उस टूल को बंद करना पड़ा, साथ उस बात का उन्होंने एतराफ़ किया कि वो मुतवक्का मेयार पर पूरा ना उतर सके। उन्होंने इस टूल के मकसद के बारे में कहा कि लोगों को ये इख्तियार देना था कि ये उनका अवामी तौर पर दस्तयाब मवाद इस अंदाज में बतौर हवाला इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। मगर मेटा की जानिब से इंस्टाग्राम में डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक ये इख्तियार पहले ही दिया जा चुका था, इसलिए अगर यूज़र्स इससे मुत्तफ़िक नहीं तो उन्हें सेटिंग्स में जाकर इस इजाज़त को मनसूख करने की ज़रूरत थी। हॉलीवुड की एक यूनियन ने अपने मेंबरान और तमाम इंस्टाग्राम यूज़र्स को अपनी पहचान की हिफाजत के लिए कदम उठाने की अपील की थी। सेग एफ्ट्रा यूनियन ने मेटा की जानिब से उसके इस्तेमाल के बारे में बयान दिया था कि इसमें छुपे वाज़ेह ख़तरात और मुमकिना नुकसानात के बारे में अवामी रद्द-ए-अमल का मुकम्मल तौर पर गलत अंदाज़ा लगाया गया था। मेटा ने जब इस टूल का ऐलान किया था तो ये इंस्टाग्राम तक महदूद था, लेकिन बाद में ऐसे AI फ़ीचर्स व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेंजर पर मुतारिफ़ करवाने और इस टूल के वीडियो वर्जन के बारे में भी बात की थी।
ब्रेस्ट कैंसर का इलाज सेहत के तवील मुद्दती मसाइल पैदा कर सकता है, जैसे बाजुओं की सूजन और थकावट वगैरह, लेकिन स्पेन में कुछ ख़वातीन तीर अंदाजी की मदद से इन अलामात से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही हैं। नामनिगार क्लेयर बेट्स ऐसी कुछ ख़वातीन से मिलने जनूबी स्पेन के शहर मोरेसिया गईं। उनकी रिपोर्ट आलिया नास्की की ज़बानी। पिंक एरोज कहलाने वाली तीरंदाज ये सब छाती के सरतान यानी ब्रेस्ट कैंसर से शिफायाब हो रही हैं। ये ख़वातीन हर हफ्ते तीरंदाजी की मशक करती हैं। ये क़ुव्वत बख्श और हरकत को बेहतर बनाने में मददगार है। ये दूसरी औरतों से मिल लेती हैं जो उनकी तकलीफ को बजा तौर पर समझ सकती हैं। और इस खेल का उन्हें एक और हैरत अंगेज फ़ायदा ये हुआ है कि कई ख़वातीन के दर्दों में कमी आई है। मैंने जब तीरंदाजी शुरू की तब लिम्फ एडिमा की वजह से मेरा हाथ और बाजू सूजे हुए थे, लेकिन अब मैं अपना बाजू पूरी तरह उठा सकती हूँ। लिम्फेडिमा ब्रेस्ट कैंसर के इलाज का एक आम साइड इफेक्ट है। इसकी वजह से जिस्म के ऊपरी हिस्से में लिम्फ गदूद का पानी जमा होकर तकलीफ का बायस बनता है। महरी हर हफ्ते आर्चरी क्लास जाती हैं। उनकी फिजियोथेरेपिस्ट को इन तमाम मरीजों में बेहतरी नजर आई है जिन्होंने तीरंदाजी शुरू की। तवानाई और हरकत में बेहतरी इसके बड़े फायदे हैं और ये कंधे की हड्डी और ऊपरी बाजू को मजबूत बनाती है। कमान को खींचना और छोड़ना लिम्फ फ्लूइड के बहाव को बेहतर बनाता है। ख्याल है कि कमान की लर्जिश भी इसमें मदद देती है। इसके साथ मालिश और इदलात को दबाने वाली पट्टियां भी बेहतरी लाने में मददगार होती हैं। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें सूजन में कमी हुई और लिम्फेडिमा भी एक जगह पर रुक गया। चैंपियन आर्चर आना केनू पिंक एरोज की कोच हैं। ये ख्याल उन्हें मैड्रिड के एक अस्पताल में एक कामयाब तजुर्बे से आया और उन्हें लगा कि इससे खवातीन की जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती में मदद मिलती है। जीना तो बहरहाल है, इनके बच्चे हैं, कुछ को तो काम पर भी जाना होता है, जिंदगी तो चलती रहती है, इसलिए वो रुक नहीं सकती। यहाँ से जाने के बाद तो इन्हें खुद पर इन्हिसार करना पड़ता है। मैं ठीक तरह से सो नहीं पाती, मगर तीर अंदाजी के बाद मुझे काफी अच्छी नींद आती है। स्पेन भर में पिंक एरोज जैसे और ग्रुप भी बन गए हैं। अब तो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करवाने वालों के लिए कौमी सतह पर तीर अंदाजी के मुकाबले की तैयारियां हो रही हैं। और इसके साथ ही BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा अपने अख्ताम को पहुंचा। BBC न्यूज़ उर्दू के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें। खालिद करामत को अब इजाज़त दीजिए।